उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंप्रेसिव बात थी, उन्होंने वो रिसर्च बेस्ड और फैक्ट के साथ ये बताया कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने 2024 का इलेक्शन चुराया। जैसे एक सियासी हरीफ खड़ा होता है और बोलना शुरू कर देता है, तनकीद के निश्तर होते हैं, इल्जामात की बारिश होती है, शदीद इंकशाफात होते हैं, धमाकेदार इंकशाफात होते हैं। उन्होंने ऐसा कोई रंगबाजी नहीं की, कोई ड्रामेबाजी नहीं की। हां, भरपूर हकाइक और सबूतों से मबनी वो प्रेस ब्रीफ था। अच्छा, वो गुज़श्ता कई दिनों से ये कहते चले आ रहे हैं, उनका हमारे पास एक एटम बम है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने 2024 का इलेक्शन चुराया। तो नरेंद्र मोदी के बतौर वजीर आजम मुझे लगता है कि दिन गिने जा चुके हैं। जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मैं आज कल मेरी नज़र से गुजरी एक प्रेस ब्रीफ बाकायदा जो हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडर नरेंद्र मोदी के जो अपोजिशन लीडर हैं, हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आजकल सरबराह भी वही हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंप्रेसिव बात थी, उन्होंने वो रिसर्च बेस्ड और फैक्ट के साथ ये बताया कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने 2024 का इलेक्शन चुराया। अच्छा, ये सिर्फ उनके एक सियासी दावे नहीं थे। जैसे एक सियासी हरीफ खड़ा होता है और बोलना शुरू कर देता है, तनकीद के निश्तर होते हैं, इल्जामात की बारिश होती है, शदीद इंकशाफात होते हैं, धमाकेदार इंकशाफात होते हैं। उन्होंने ऐसा कोई रंगबाजी नहीं की, कोई ड्रामेबाजी नहीं की। हां, भरपूर हकाइक और सबूतों से मबनी वो प्रेस ब्रीफ था। अच्छा, वो गुज़श्ता कई दिनों से ये कहते चले आ रहे हैं, उनका हमारे पास एक एटम बम है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने 2024 का इलेक्शन चुराया। लेकिन वो कहते हैं जब हमने कन्वे किया अथॉरिटीज को, तो अथॉरिटीज ने, ये पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने कहा, अथॉरिटीज ने उस पर किसी तरह का अमल दरामद नहीं किया। शायद मेरे ख्याल में 1 महीना पहले उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर बात की थी। फिर वो 2-3 बार पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर जब मीडिया से इंटरेक्ट करता था राहुल गांधी, तो उनसे कहता था कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिस तरह के 2024 का इलेक्शन चोरी किया नरेंद्र मोदी। तो आज उसका प्रेस ब्रीफ था, वो बड़ा डिटेल्ड प्रेस ब्रीफ था, जिसमें हर तबके के जो सहाफ़ी थे, हर चैनल के, हर न्यूज़पेपर के, हर न्यूज़ एजेंसी के, उन सबको दावत दी गई थी, इवन गोदी मीडिया के तमाम लोगों को, कि भाई आइए, हम कुछ फैक्ट्स, कांग्रेस ने कहा कि हमने जो रिसर्च की है, जो सबूत इकट्ठे किए हैं, वो सबूत हम आपके सामने रखने लगे। प्रेजेंटेशन दी गई तमाम सबूतों के साथ। जिस तरह की धांधली नरेंद्र मोदी ने 2024 के इलेक्शन में की, वो तमाम धांधली सबूतों के साथ। महाराष्ट्र में एक स्टेट के तौर पर उन्होंने कहा वैसे तो ये बताया कि 80 से 100 हल्कों में इसी तरह का की धांधली करके इलेक्शन को मैनेज किया गया, सबूतों के साथ उन्होंने बताया। उस पर आने से पहले 2019 में जब नरेंद्र मोदी दूसरी मर्तबा हिंदुस्तान के वजीर आजम बने, तो उन्होंने तारीख की सबसे ज्यादा नशिस्तें ली। आई थिंक मेरे ख्याल में वो दूसरे नेहरू के बाद ऐसे वजीर आजम थे जिनको सबसे ज्यादा वोट पड़े, लेकिन दूसरे, पहले नहीं। उन्होंने 303 बीजेपी ने नशिस्तें हासिल की और बीजेपी को अपना वजीर आजम बनाने के लिए 272 नशिस्तों की जरूरत थी। 2019 में तो भाई साहब को 303 मिल गई, किसी की लोड़ ही नहीं पड़ी, मोदी साहब कल ही वजीर आजम। वैसे ये इस कदर खुशकिस्मत वजीर आजम है कि 2024 खुशकिस्मत वजीर आजम थे। 2014 में जब ये पहली मरतबा वजीर आजम बने, तो इनके पास 282 नशिस्तें थी, एक आध साथ में अपना इत्तेहादी जोड़ा और अपोजिशन लीडर फारिग। मतलब वहां पे अपोजिशन लीडर के लिए भी आपको एक मखसूस नंबर चाहिए होता है, तो नहीं हुआ। तो अपोजिशन लीडर के बगैर 2014 से 2019 तक वजीर आजम रहे। 2019 में 303 नशिस्तें ले ली, अकेली हुकूमत एंड नो अपोजिशन लीडर। बीजेपी ने हमेशा काम किया है कि वो जब भी हुकूमत में आती है, उसके पास एक मजबूत नेटवर्क बीजेपी का अपना भी है, और फिर एक नेटवर्क है जिसको हम आरएसएस कहते हैं। आरएसएस करता क्या है? आरएसएस
एक ग्राउंड की तंजीम है, जैसे हमारे यहाँ जमात इस्लामी है, वो आपको स्कूलों में मिलेगी, वो कॉलेजेस में मिलेगी। मतलब पाकिस्तान में यूनियन बंद खत्म होने के बावजूद भी जमात इस्लामी का सेटअप आपको पूरे पाकिस्तान में नजर आएगा, और वो कॉलेजों में होगा, यूनियन काउंसिल की सतह तक होगा। भले क्या देंगे, हमारे यहाँ वो थोड़े वोट लेते हैं, लेकिन सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी का है। इसी तरह का सिस्टम आरएसएस का है, और वो इससे कई गुना ज्यादा मजबूत है, क्योंकि आरएसएस भरपूर अंदाज से मुतहर्रिक है, और वो रही है, भले कांग्रेस की हुकूमत भी रही, आरएसएस का नेटवर्क चलता रहा। तो बीजेपी को अपना उसका नेटवर्क है, एक वो आरएसएस का नेटवर्क है। तो सारे मिलके एक कंप्लीट तरीके से हर चीज, हर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसर्च भी करते हैं, उसके आउटकम्स भी देख रहे होते हैं, और पूरी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट, और फिर सिस्टम के अंदर उनके लोग, जैसे आजकल जो रॉ चीफ हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड बीजेपी से, आरएसएस से उनके जो फादर थे, जो मौजूदा रॉ चीफ है। इस तरह जो आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ही ऑल्सो लिंक्ड विद आरएसएस। तो आरएसएस स्कूल कॉलेजों में लिंक भरपूर अंदाज से डीप रूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑफ कोर्स मां है बीजेपी की। 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद फिरौनियत एक जो है वो नरेंद्र मोदी के सर पर सवार हुई। इसी फिरौनियत की वजह से उसने 5 अगस्त में जो कश्मीर का खुसूसी स्टेटस था वो खत्म किया, और अपोजिशन को कुचलना शुरू कर दिया, मुसलमानों के राइट्स तबाह करना शुरू कर दिए। एक शुतरे बेमुहार की तरह नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है हर तरफ उन्होंने जुल्म सितम और कोहराम बर्पा करना शुरू कर दिया। फिर 2024 का इलेक्शन सर पर आन पहुंचा, तो उन्हें ये पता लगा कि भाई, फिर उन्होंने रिसर्च, हर इलेक्शन से पहले वो सर्वेस करते हैं, ये उनके मतलब पेट एक तरीका है, वो इलेक्शन हार भी रहे हो ताकि उससे पहले प्लान आउट किया जा सके। डीप रूटेड आरएसएस, कॉर्पोरेट इंडिया, सारा का सारा हिंदुस्तान के साथ। यही वजह है कि जब मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि इन्होंने एक लॉ पास कर दिया कि जो फंड आएंगे सियासी जमातों के पास वो डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, लेकिन खैर वो बाद में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, तो वो जब डिस्क्लोज हुए वो तमाम फंड्स जो पार्टियों ने लिए थे, तो पता लगा था कि 13,000 करोड़ 4 सालों में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने फंड्स लिए जो कि डिक्लेयर नहीं किए गए थे। उसमें से लगभग 10,000 करोड़ बीजेपी ने लिए थे, और वो सारे जो फंड्स थे वो हिंदुस्तान के अमीर कबीर लोग, अंबानी और अडानी जैसे थे। अडानी इज वेरी क्लोज टू नरेंद्र मोदी, गुजरात का रहने वाला है। सबसे ज्यादा फंड उसने लिया, और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी की हुकूमतों में अडानी साहब को दिए गए। ये मैंने इस पर हमने डिटेल में बात भी की थी। खैर, एक तो उन्होंने फंड्स रेजिंग का अपना एलिमेंट बढ़ा दिया, लेकिन जब उन्होंने सर्वे कंडक्ट कराया कि 2024 में क्या होगा, तो 2023 में उनको ये खबर पहुंची कि भाई साहब हालात पतले हैं। हालात इतने पतले हैं कि आप 150 से जायद नशिस्तें लेने की पोजीशन में नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा था, पाकिस्तानी किसी ने रिसर्च नहीं की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये रिसर्च नहीं की थी। ये सर्वे और रिसर्च आरएसएस और बीजेपी के जो करता धरता थे, हलकों से, इलाकों से, शहरों से, तहसीलों से, उन्होंने जब पब्लिक पल्स लिया तो ये रिपोर्ट पहुंची बीजेपी के हेडक्वार्टर तक, मोदी साहब तक। मोदी साहब, भाईजान तुसी अगली दफा वजीर आजम नहीं हो। उन्होंने कहा जी वो कैसे, मैं तो ये सोच रहा हूं कि अब की बार 350, 370 का नारा मोदी साहब मारा करते थे कि मैं तो 370 ले जाऊंगा। 2/3 अक्सरियत लेने के दावेदार थे वो, ताकि हिंदुस्तान का आइन बदल सकूं। आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं अगर 2024 का इलेक्शन लड़ूंगा तो इलेक्शन हार जाऊंगा। बीजेपी ने कहा यस, आरएसएस ने कहा यस। उस वक्त जो डीजीआईबी थे हिंदुस्तान के, इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ, रॉ चीफ, उन सब से नरेंद्र मोदी ने इन सर्वेस के बाद एक सर्वे कंडक्ट कराया, तो उनकी रिपोर्ट भी वही बता रही थी जो आरएसएस और बीजेपी की लोकल लीडरशिप और उनका जो थिंक टैंक बता रहे थे कि भाई साहब 150 नशिस्तें, इससे ऊपर आप नहीं जा रहे। इंडियन इंटेलिजेंस 2 एजेंसियों ने नरेंद्र मोदी को 2023 में ये रिपोर्ट दी कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब 150 नशिस्तें, इससे ऊपर नहीं ले सकते। मोदी साहब ने फिर भरपूर अंदाज से एक पूरा प्लान बनाया। उस प्लान के तहत इलेक्शन को हिंदुस्तान के अंदर चोरी किया गया था।
ये सब रिपोर्ट्स हिंदुस्तान की जानिब से हैं, आप इसको रीचेक कर सकते हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने खड़े होकर बाकायदा सबूतों के साथ कुछ एविडेंसेस उन्होंने दिखाया, उनके ऐसे ही कई एविडेंसेस हर हलकों में जो हम क्लेम कर रहे हैं 80 से 100 हलकों में। तो यूं नरेंद्र मोदी साहब जो कि इस दफा उन्होंने लिए हैं 2024 में 240 नशिस्तें, राहुल गांधी साहब कहते हैं 80 से 100 पे हुई हैं, हम अगर 100 भी 80 कर दें तो 160 नशिस्तों पे नरेंद्र मोदी बीजेपी को कामयाबी मिली थी। तो वो जो रिपोर्ट बीजेपी की थी, या आरएसएस का अपना सर्वे था, या आईबी ने जो रिपोर्ट दी थी, या रॉ ने जो रिपोर्ट दी थी, दैट वाज करेक्ट कि आपको 150 सीट मिलेगी। तो 160 नशिस्तें राहुल गांधी साहब कहते हैं कि मेरे पास सबूत है 80 नशिस्तों पे, 80 से 100 नशिस्तों में जहां धांधली हुई। तो राहुल गांधी साहब ने सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को बताया कि किस तरह एक इलेक्शन का ड्रामा रचाया गया और इलेक्शन चोरी किया गया। मोदी सरकार ने इंतखाबी फ्रॉड को रियासत में ऐसा करके सेट किया कि वो फील ही नहीं हो रहा था लोगों को। और उन्होंने कहा बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने पहले इंडिविजुअल जाके वोट करता था, अब वो एक ही दिन में इलेक्शन मुकम्मल हो जाता था। और अब क्या होता है, अब ईवीएम मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स, और उसके जरिए इलेक्शन को मैनेज किया गया। और इलेक्शन एक दिन में नहीं होता, अब महीनों इलेक्शन चलता रहता है। ये गांधी साहब ने कहा, राहुल गांधी साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि इस जब ईवीएम के जरिए महीनों में हफ्तों तक इलेक्शन को लंबा कर दिया जाता है तो उसको फिर मैनेज किस तरह किया। उन्होंने कहा जी मैं बताता हूं। उन्होंने ये बताया कि भाई हमने महाराष्ट्र के बारे में कुछ सबूत इकट्ठे किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि महाराष्ट्र में जो 2024 की वोटर लिस्टें बनाई गई थी उनमें 5 महीनों के अंदर, आखिरी 5 महीनों के अंदर इतने वोटर आए जितने 4.5 सालों में नहीं आ सके। 4.5 साल जितने वोटर थे, अगले 5 महीनों में उससे ज्यादा वोटर लिस्टों में डाले गए। सिर्फ महाराष्ट्र की वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन हुआ, सिर्फ महाराष्ट्र का एक का हवाला दे रहे हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 5 बजे बेतहाशा वोटिंग हुई, वोटिंग का टर्नआउट बढ़ना शुरू हो गया 5 बजे। वो कहते हैं कि हमारे जो अपने पॉलिटिकल पोलिंग के एजेंट थे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, वो ये बताते हैं कि 5 बजे तो रश ही नहीं था, बहुत कम पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां महाराष्ट्र के अंदर रश हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि एकदम लोगों का रश जो है वो बढ़ना शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि हमने इस पे इलेक्शन कमीशन से सबूत मांगे, इलेक्शन कमीशन ने हमें सबूत नहीं दिए। उल्टा हमें क्या किया, उन्होंने उल्टा हमें कागजों का एक पलंदा पकड़ा दिया कि भाई इस पे जाकर रिसर्च कर लीजिए। जब वोट ऑनलाइन है तो कागजों का पलंदा में क्या मतलब क्या करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे एक लिस्ट दी जाए जिसको उन्होंने डिजिटल वोटर रोल का या डिजिटल वोटर लिस्ट आप क्या लें। इलेक्शन कमीशन ने वो लिस्ट उनको नहीं दी। हिंदुस्तान के अंदर क्योंकि ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, तो हर पोलिंग बूथ के ऊपर एक कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, सीसीटीवी कैमरा। वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इलेक्शन कमीशन ने 45 रोज बाद फैसला किया कि जी ये डाटा बहुत है तो ये फुटेज उड़ा दी जाए, क्योंकि इलेक्शन में धांधली हुई थी और पहले दिन से कांग्रेस ये शोर मचा रही थी कि मुख्तलिफ हलकों पे धांधली हुई है, तो उसकी तहकीकात की जाए। तो सबसे बड़ा सबूत तो वो सीसीटीवी कैमरे थे जिसकी फुटेज इलेक्शन कमीशन ने उड़ा दी थी और उड़ा दी है। ये राहुल गांधी साहब ने भी इसका हवाला दिया। उन्होंने कहा जी मोदी साहब करते क्या, ये राहुल साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी मोदी साहब करते ये हैं कि इलेक्शन जब करीब आते हैं या इलेक्शन जीतने की बात होती है, इलेक्शन को मैनेज करने की बात होती है, तो ये ऐसा ड्रामा लग जाते हैं कि लाडली बहना हिंदुस्तान की महिलाओं औरतों को ये कहना शुरू कर दिया, पुलवामा जैसे हमले शुरू करा दिए, सिंदूर जैसे ऑपरेशन, नाकाम ऑपरेशन करा के लोगों को मतलब एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना। भाई एक जमाना वो भी तो था ना जब एक दिन में इलेक्शन होते थे। अब ये क्या आप हफ्तों पे डाल देते हैं इलेक्शन ताकि उनको मैनेज किया जा सके। आपको पता है कि आप हार रहे हैं तो मैनेज कर लो। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया जहां पोलिंग के नताइज ऐसे निकले जो मतलब आप अकल तस्लीम नहीं कर रही। सर्वेस कुछ और कह रहे थे, रिसर्च कुछ और कह रही थी, वो जो ऑनलाइन पोल कराया जाता वो कुछ और कह रहा था, लेकिन इलेक्शन के जो रिजल्ट थे वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। मतलब बीजेपी के वोटर की जो तादाद थी वो मतलब जाली वोटरों को इस कदर शामिल किया गया कि टर्न आउट
अनबिलीवेबल रहा और इसकी कंप्लेंट्स की गई इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर किसी तरह की तहकीक नहीं की, आज तक नहीं की राहुल गांधी के बकौल। लोकसभा में अपोजिशन इत्तेहाद इलेक्शन पर बार बार तनकीद करता रहा, मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। राहुल गांधी साहब कहते हैं, और ऑफ कोर्स हिंदुस्तान का मीडिया भी इस पर रिपोर्ट करता रहा। सिर्फ एक जिस पर उन्होंने आज सबूत रखे, उसके बारे में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर 1 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो जाली वोटर हैं, जिन्होंने जायद वोट जिनका डाला गया लोकसभा के अंदर, क्योंकि लोकसभा मतलब नेशनल असेंबली जिसे हमारी, उसके बाद सूबाई असेंबली, तो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन का तनासुब और पार्लियामेंट नेशनल असेंबली के वोटर्स का तनासुब था, उसमें ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। भाई एक ही जगह इलेक्शन हो रहे हैं तो वोटर्स का तनासुब तो सेम रहे, बड़ी जेन्युइन बात है, लेकिन ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस इलेक्शन को मैनेज किया। पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या मैनेज करके इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी साहब इन तमाम सवालों का जवाब देने से क्यों कासर? कई बार इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दी गई कि डिजिटल फॉर्मेट पे वो लिस्ट दी जाए जिस पर वोटर्स ने वोट डाला, आज तक वो लिस्ट उनको नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने उल्टा उनको 300 किलो वजनी कागज पकड़ा दिए, लेकिन वो कहता है कि हमने उस एक एक कागज को बैठ के पढ़ा, उसमें से हमने इनके दिए हुए पेपर्स में से हमने रिसर्च की अपनी और फिर सबूत इकट्ठे किए और ये भी बताया कि इलेक्शन को मैनेज कैसे किया गया था। एक बंदा है, एक बंदे के नाम पे 4-4 वोट हैं, सबूतों के साथ। आज राहुल गांधी साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए। कर्नाटक असेंबली में उन्होंने बताया कि 1,25,100 वोट जाली कास्ट हुए उसके अंदर। उसमें कई वोट ऐसे थे जिनमें एक बंदे के नाम पे 4-4 वोट थे। एक एड्रेस जो बताए गए थे वो फेक एड्रेस है, उनको रीचेक किया जाके नहीं थे, एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो एड्रेस, वो बंदे एग्जिस्ट नहीं करते थे जिनके नाम पे वो वोट कास्ट हुए। और सबूतों के साथ कर्नाटक के जो ये हल्का था उसमें सबूतों के साथ बताया गया, जिसमें टेक्निकली आप कह सकते हैं कि जाली वोट डालने के लिए, इलेक्शन को मैनेज करने के लिए एक बंदा मर भी गया पर उसका वोट है। अदनान हैदर के नाम पे 6 जगहों पे वोट है, 6 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे है, और वो वोट कास्ट भी हो रहा है उसका। फिर वहां जो वोटिंग का फॉर्म होता है उसको गलत अंदाज से प्रेजेंट किया गया। माधुपुरा असेंबली का वो हल्का था जिसमें 1,14,000 वोटों का जिक्र वो कर रहे थे, इसमें बर्तरी हासिल की भाई साहब बीजेपी के रुकन ने। पर इससे पहले मुसलसल अगर जो जितने भी सर्वेज थे उन सर्वेज में उनको मुसलसल वो सर्वेज ये बताते थे कि उनको शिकस्त हो रही है। सो जाली वोट और जाली असेंबली और सबूतों के साथ जब राहुल गांधी ने तमाम बातें मीडिया को बताई हैं तो इस वक्त एक कोहराम बरपा है हिंदुस्तान के अंदर और नरेंद्र मोदी की नींदें तकरीबन उड़ चुकी हैं। आधी नींदें तो उसकी हमने उड़ा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने 10 मई को ऐसी लितर परेड की है कि मोदी साहब की जो बची खुची उम्मीदें और नींदें थी वो तबाह हो गई, और बची खुची जो उनकी जिंदगी का सुकून था और थोड़ी बहुत ही वो नींद दिया करते थे वो राहुल गांधी साहब ने उजाड़ दी। नरेंद्र मोदी साहब एक बहुत अजीबो गरीब बहरान में फंसने वाले हैं, और ये बहरान पाकिस्तान का पैदा किया नहीं है, ये बहरान उनकी अपनी करप्शन का है। करप्शन के पर हम कई दफा बात कर चुके हैं। हिंदुस्तान की तारीख की बदतरीन करप्शन मोदी साहब के जमाने में हो रही है। हिंदुस्तान में अपने ही लोगों को अरबों डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट मोदी साहब ने दिए, किसी और ने आज तक नहीं दिया। वाहिद इलेक्शन है 2024 का जिसमें यह कहा, हिंदुस्तान की तारीख का वाहिद इलेक्शन है जिसमें अपोजिशन सबूतों के साथ 1.5 साल बाद अपोजिशन सबूत लाई और सबूतों के साथ वो ये कह रही है कि ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी ने मैनेज किया, चोरी किया। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने सीसीटीवी फुटेज उड़ाई। इलेक्शन कमीशन ने 5 बजे टर्न आउट 6 गुना कर दिया, हालांकि पोलिंग स्टेशनों पे रश नहीं था, और ऐसा 80 से 100 हल्कों पे हुआ। एक बंदे के 6-6 वोट हैं, एड्रेस गलत हैं, और जो लोग मर चुके हैं उनके भी वोट डाले गए। करोड़ों जैली वोट इंदराज किए गए ताकि नरेंद्र मोदी को नशिस्तें
देकर वजीर आजम बनाया जा सके। और आज जाली वोटों के बाद भी, जाली सीटों के बाद भी नरेंद्र मोदी के पास है नंबर 240। 272 को हासिल करने के लिए, क्योंकि 272 होंगे तो आप वजीर आजम बन पाएंगे। बीजेपी ने एक टीडीपी तेलुगु की जमात है, 13 मेंबर उसके हैं, जनता दल के 4 मेंबर हैं और शिवसेना के 11 मेंबर हैं। यूं 293 के साथ नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त वजीर आजम है हिंदुस्तान के। मगर जो मुहिम उनके खिलाफ सबूतों के साथ कल से शुरू हो चुकी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रही है, तो नरेंद्र मोदी के बतौर वजीर आजम मुझे लगता है कि दिन गिने जा चुके हैं। तो गुड लक नरेंद्र मोदी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।